हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के दुबे। स्वागत है आप लोग का अगस्त्या जीएस अकेडमी में। मैं पॉलिटी का मेंस बैच लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पूरे के पूरे सिलेबस विषय वस्तु जिसको मॉड्यूल बोलते हैं हम लोगों ने जारी कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ाया गया था और क्या क्या पढ़ना है। तो जो एक टॉपिक है संविधान, उसमें हम लोगों को क्या क्या सीखना है और समझना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सीधे टॉपिक पर। तो एक चीज आप देख लीजिएगा कि जो हम लोग संविधान पढ़ रहे थे, समझ रहे थे संविधान, तो संविधान समझते वक्त हम लोगों ने तीन बातों पर चर्चा किया था। पहला जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में यहां पर चर्चा किया था, वह चर्चा था संविधान एवं संविधानवाद। संविधान क्या है, संविधान एवं संविधानवाद। तो संविधान क्या है, तो संविधान मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि देश की सर्वोच्च विधि संविधान है। देश की सर्वोच्च विधि क्या है, संविधान है। और जहां पर संविधान का शासन हो, जहां पर विधि का शासन हो, उस संविधान को हम लोग संविधानवाद कहते हैं। इस चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। अगर जो लोग मिस किए होंगे, पिछले वीडियो को जाकर के देख लेंगे। इसके बाद से जो पहला लेसन का टॉपिक है, इस लेसन में हम लोग को पढ़ना है संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता, यही आज टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता, आज यही हम लोग को टॉपिक पढ़ाना है, नैतिकता का। तो संवैधानिक नैतिकता क्या है, इसी टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा करेंगे। और आप लोग इस बात को जानते भी होंगे कि संवैधानिक नैतिकता का कहीं भी भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। संवैधानिक नैतिकता शब्द का कहीं भारतीय संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता पर जिक्र किया है। और आप लोग को एक बात जानकारी के लिए बता देते हैं कि 2018 में और 2025 में यूपीएससी संवैधानिक नैतिकता पर प्रश्न पूछ चुका है। इसके अलावा झारखंड भी संवैधानिक नैतिकता पर प्रश्न पूछ चुका है। इसके बाद मध्य प्रदेश भी संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न पूछ चुका है। तो संवैधानिक नैतिकता को बीपीएससी के आदर्श मान करके हम लोग को छोड़ना सही नहीं है। तो हम लोग संवैधानिक नैतिकता पर आज की चर्चा करेंगे। और तीसरा टॉपिक में, पहला लेसन का जो तीसरा टॉपिक हो गया, मॉड्यूल देखिएगा, तो उसमें संविधान की विशेषता है। क्या पढ़ना है, संविधान की विशेषता की विशेषता। तो संविधान की विशेषता को देखा जाएगा और इसकी आलोचना पर गंभीर रूप से चर्चा करना होगा। आलोचना को तो चर्चा विस्तृत रूप से, मेन यहाँ पर संविधान की विशेषता तो छोटा पॉइंट है, इसकी आलोचना पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग सीधे चलते हैं, आज का जो टॉपिक निकालेंगे उसका नाम है संवैधानिक नैतिकता। तो आप इस बात को देखिए कि संवैधानिक नैतिकता है क्या। तो आज का टॉपिक क्या है, थोड़ा सा पेन को उठा लेते हैं। संवैधानिक नैतिकता। अब इस चीज को देखिएगा, संवैधानिक नैतिकता पर यदि हम लोग चर्चा करेंगे तो इसमें हम लोग दो तीन बातों को देखेंगे कि संवैधानिक नैतिकता है क्या। तो सबसे बड़ी बात है कि देश का सर्वोच्च कानून कौन है, हमारे देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है, समझिएगा। और सर्वोच्च कानून, देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है, तो हमारे देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। इस संविधान को हम लोग विधि का शासन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, विधि का शासन। संविधान को हम लोग विधि के शासन के नाम से जानते हैं। और मैंने पिछले क्लास में इस बात पर चर्चा किया था कि जो चीजें हमारे लिए बाध्यकारी है वह क्या है, कानून है। वह क्या है, विधि है। विधि मतलब क्या होता है, कानून। विधि मतलब कानून।
तो जो हमारे लिए बातें बाध्यकारी है, जिसको मानना हमारे लिए बाध्यकारी है, उसे क्या बोलते हैं? कानून बोलते हैं। और जो हमारे लिए चीजें स्वेच्छाचारी है, क्या है जी? बाध्यकारी नहीं है, स्वेच्छाचारी है, उसे क्या बोलते हैं जी? नैतिकता बोलते हैं। तो एक बात मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आज का क्लास मैं इस ढंग से ले चल रहा हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में काफी अंतर होते हैं, लेकिन मैं इतना प्रयास करूंगा कि आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते जाए। क्लियर? तो संवैधानिक नैतिकता में मैंने बताया कि संवैधानिक नैतिकता दो शब्दों से बना है, संविधान और नैतिकता। तो संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून है, और देश के सर्वोच्च कानून को विधि का शासन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विधि का शासन। विधि मतलब कानून का शासन। तो जो हमारे लिए बातें बाध्यकारी है, जो हमारे लिए बातें बाध्यकारी है, उसे क्या बोलेंगे जी? कानून बोलेंगे। और जो हमारे लिए बातें स्वेच्छाचारी है, उसे क्या बोलेंगे? नैतिकता बोलेंगे। मैंने पूरा बोर्ड आपके लिए समर्पित कर दिया, छोड़ दिया, और आप इस बात को नोट डाउन मेरे साथ करते जाइएगा। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पूरे संविधान में अगर बात करते हैं नैतिकता शब्द का वर्णन है या नहीं, तो आपका एक जवाब आएगा कि पूरे संविधान में नैतिकता शब्द दिया है कि नहीं? नैतिकता। तो पूरे संविधान में नैतिकता शब्द का कहीं भी मेंशन यहां पर लिख दिए नहीं है। पूरे संविधान में नैतिकता शब्द का वर्णन नहीं है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन होता है कि स्वेच्छाचारी जो है नैतिकता, तो आखिर नैतिकता होता क्या है? ये नैतिकता जो वर्ड है, ये जो नैतिकता शब्द पर हम लोग जोर दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ये नैतिकता आखिर होता क्या है? तो चलिए नैतिकता को हम लोग समझेंगे। तो एक मैं बात को बता रहा हूं पहले, उसके बाद से मैं बोल करके लिख करके लिखवा दूंगा। जब संविधान सभा की बातें चल रही थी, जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता शब्द पर चर्चा। एक मिनट, जब हमारे पास संविधान सभा की बैठक हो रही थी, तो हमारे यहां भीमराव अंबेडकर साहब ने संवैधानिक नैतिकता की चर्चा की थी। हालांकि इसका कहीं संविधान में संवैधानिक नैतिकता का जिक्र नहीं है। मैंने इस बात को लिख दिया है कि संवैधानिक नैतिकता का कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता का जिक्र करते हुए इस बात को बताया कि यदि संवैधानिक नैतिकता को महत्व नहीं दिया जाए, तो हमारा संविधान ही महत्वहीन हो जाएगा। क्या बोले? कि यदि संवैधानिक नैतिकता को महत्व नहीं दिया जाए, नैतिकता को महत्व नहीं दिया जाए, तो हमारा संविधान ही महत्वहीन हो जाएगा। तो संवैधानिक नैतिकता का मतलब क्या हो गया? तो संवैधानिक नैतिकता का मतलब हो गया कि संविधान का आदर करना। संवैधानिक नैतिकता का महत्व क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? नैतिकता का मतलब हो गया कि आदर करना। किसका? संवैधानिक नैतिकता पर बात करें तो संविधान का आदर करना। आप एक बात को समझ गए कि संवैधानिक नैतिकता का शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आया हमारे सामने? कि संविधान का आदर करना। किसी को इस बात में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ा जाए। देखिए, तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो संवैधानिक नैतिकता में इस बात को हम लोग क्लियर कर गए कि संविधान का आदर करना। तो अब हम लोग संवैधानिक नैतिकता का परिभाषा लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला बात, संवैधानिक नैतिकता। तो लिख लीजिए संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता। अब इसकी हम लोग परिभाषा को लिखेंगे। संवैधानिक नैतिकता आखिर है क्या? तो संविधान के मूल सिद्धांतों, क्या लिखेंगे जी? संविधान के मूल संविधान के मूल सिद्धांतों। उसके बाद से यदि बात करते हैं कि संवैधानिक नैतिकता में, कि संविधान के मूल सिद्धांतों और उसके मूल्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखना ही संवैधानिक नैतिकता है। इस बात को नोट करिएगा, संविधान के मूल सिद्धांतों एवं उसके मूल्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखना ही
रखना ही संवैधानिक नैतिकता है। इस बात को और समझेंगे, संवैधानिक नैतिकता है। ओहो, संवैधानिक नैतिकता है। ये लाइन तो क्लियर हो गया कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, कि संविधान के मूल सिद्धांतों एवं उसके मूल्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखना तथा उसकी निष्ठा बनाए रखना ही संवैधानिक नैतिकता है। तो सबसे पहला है कि अगर बात करते हैं तो संविधान का सारांश क्या है। तो यदि संविधान की बात करते हैं, संविधान, तो संविधान का पूरा के पूरा संवैधानिक नैतिकता के सेंस में संविधान का सारांश क्या है। तो इस संविधान का यदि सारांश की बात की जाए, सारांश की बात की जाए तो इसको बोलते हैं समाजवादी लोकतंत्र। समाजवादी अब लोकतंत्र, अगर बात करते हैं संवैधानिक नैतिकता में, तो इस बात को आपको मेंस की दृष्टि से समझना है कि संवैधानिक नैतिकता में सबसे मूल पॉइंट क्या है। तो सबसे मूल पॉइंट है संविधान का जो स्रोत है। संवैधानिक नैतिकता में संविधान को किस रूप से देखा जाता है, तो इसको कह सकते हैं कि इसका सारांश यही है, लोकतांत्रिक समाजवाद। ये लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, तो इस बात को समझिएगा कि लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत, लोकतांत्रिक समाजवाद, समाजवादी लोकतंत्र, तो समाजवादी लोकतंत्र का मतलब हो गया है लोकतांत्रिक समाजवाद। अब मैंने यहां पर बताया कि संवैधानिक नैतिकता है कि जो समाज संविधान के मूल सिद्धांतों के प्रति निष्ठा बनाए रखना संवैधानिक नैतिकता है। और संवैधानिक नैतिकता का जो महत्व है, संवैधानिक नैतिकता का महत्व है वो समाजवादी लोकतंत्र है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का मूल उद्देश्य यह है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की रक्षा करना। लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ क्या है, समानता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की रक्षा करना लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद में लिखिए लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद में आप लिखिए लोकतांत्रिक समाजवाद। तो यहां पर चार बातें आती है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय को सम्मान देना। क्या क्या जी, स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व को सम्मान देना। यही हमारे पास लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ हुआ। तो संवैधानिक नैतिकता को आज समझना है, ज्यादा टॉपिक नहीं लेना है, संवैधानिक नैतिकता को समझना है। तो इस तथ्य को हम देखेंगे कि मैंने बताया कि इसका महत्व क्या है। तो संवैधानिक नैतिकता का महत्व है, संवैधानिक नैतिकता का महत्व है समाजवादी लोकतंत्र। और लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या होता है कि स्वतंत्रता, समानता या समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व को सम्मान देना। तो कुल मिलाकर के इसी को क्या कहते हैं, संवैधानिक नैतिकता कहते हैं। यानी किसी के साथ चाहे वह किसी जाति का व्यक्ति हो, ध्यान दीजिएगा, किसी जाति का व्यक्ति हो उसके स्वतंत्रता का हनन न हो, किसी जाति का व्यक्ति हो उसके स्वतंत्रता का हनन न हो, उसके साथ असमान व्यवहार न हो, उसके साथ न्याय मिले। जो हमारे प्रियम्बल में 3 तरह के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों तरह के न्याय मिले और यहां पर बंधुत्व का भी सम्मान हो, इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों ने बात समझ गया होगा, क्योंकि मैंने एक बार फिर से बताया है कि आप लोग इसको नोट्स बनाते जाइएगा, इसलिए मैं बारंबार बोर्ड छोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग
इसको नोट्स बनाने में आप लोग को दिक्कत ना हो। तो संवैधानिक नैतिकता का मतलब आप लोग समझ गए कि जहां पर समाजवादी लोकतंत्र स्थापित हुआ। समाजवादी लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, प्रत्येक नागरिकों के साथ समानता में होगा, प्रत्येक नागरिकों के साथ न्याय होगा, प्रत्येक नागरिकों के साथ बंधुत्व मिलेगा। जब ये चीजें मिलेगी तो ही हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं या करने के पहले उजागर हो सकते हैं। तो संवैधानिक नैतिकता के कुछ तत्वों पर मैं पहले चर्चा कर ले रहा हूं, उसके बाद मैं इसको डायग्राम दे दूंगा। तो संवैधानिक नैतिकता के कुछ तथ्यों पर चर्चा कर ले रहे हैं। तो आइए अगले पेज को बढ़ाते हैं। संवैधानिक नैतिकता के तत्व। संवैधानिक नैतिकता के तत्व। पहले मैं इसको समझा दे रहा हूं, पहले इसको बता दे रहा हूं, तब जाकर के एग्जाम्पल इस पर पेश कर दे रहा हूं, तब जाकर के मैं आपको लिखवा दूंगा। क्लियर? नोट्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला संवैधानिक नैतिकता के तत्व पर चर्चा करेंगे। तो पहला तत्व आता है कि कुल मिलाकर कह सकते हैं विधि का शासन। क्या होगा जी? विधि का शासन। अगर विधि के शासन की बात करते हैं तो मैं फिर से एक बार आपको लिखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि यहाँ की सर्वोच्च विधि कौन सी है। तो हमारे देश की सर्वोच्च विधि संविधान है। तो यहाँ पर विधि का शासन मतलब हो गया संविधान का शासन। विधि का शासन का मतलब क्या हो गया? विधि का शासन का मतलब हो गया संविधान का शासन। तो हमारे यहाँ संविधान जो है ना, सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है। विधि का शासन जो यहां पर है ना, कानून का शासन, आर्टिकल 14 में है विधि का शासन। तो यह कहता है कि हमारे यहां संविधान जो है ना, आर्टिकल 14, तो कुल मिला के संविधान कहता है कि यहां पर जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के यहां पर अगर विधि के शासन की बात करते हैं तो मैं यहां पर क्या बोला, संवैधानिक नैतिकता पर प्रश्न उठा रहा हूं। तो सबसे पहले एक केस को देखेंगे विधि के शासन में। आप लोग अगर कि कोई इस एग्जाम्पल को भी नोट डाउन करना चाहते हैं, मैं इसको लिखवाऊंगा भी। तो विधि के शासन में मैंने बताया कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव न करना ही, सबके साथ समानता करना ही, इसी को कहते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। सबके साथ समान अधिकार हो। एक केस आता है शाहबानो केस। शाहबानो केस। अगर शाहबानो केस की चर्चा करते हैं, शाहबानो केस की चर्चा करते हैं, तो शाहबानो केस में एक बात आप लोग ऐसा देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या क्या बोला। तो सुप्रीम कोर्ट शाहबानो केस में इस बात को बोला कि जब हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? एक समान सिविल संहिता की बात करते हैं, यानी आर्टिकल 44 की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन समझिएगा। यदि शाहबानो केस में हम लोग अनुच्छेद 44 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता है, एक समान सिविल संहिता, यही ना है जी? सब कोई जानता है एक समान सिविल संहिता है। तो शाहबानो केस का यदि एग्जाम्पल हम लोग लेकर के यहां पर विशेषता करें, तो यहां पर होता है कि चाहे हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो, इस सब कोई एक ही तरह से समानता का अधिकार है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया शाहबानो केस में कि सीआरसीपी की धारा 125 के अनुसार, 125 के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, शाहबानो, यहां पर शाहबानो केस में यहां पर कहा गया कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किसका रेफरेंस दिया? आर्टिकल 44 का रेफरेंस दिया संविधान का, जिसमें कि एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा करता है, एक समान सिविल संहिता की बात करता है। तो सीआरसीपी की धारा 125 के अनुसार इस बात को बोला कि मुस्लिम महिलाएं भी
तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं भी भरण पोषण की अधिकारी होंगी, जबकि शरिया कानून इस बात को नहीं कहता है। तो यहां पर शरिया कानून के अनुसार हो गया कि अगर कोई यहां पर माने समाज कहता है, जो स्वेच्छाचारी नैतिकता कहता है, जो स्वेच्छाचारी होता है कि हम मानेंगे चाहे न मानेंगे, तो यहां पर कहता है शाहबानो केस में कि नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार यहां पर मुस्लिम महिलाओं को सीआरसीपी की धारा 125 से बाहर रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार को नहीं माना और यहां पर कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी भरण पोषण की अधिकारी होंगी। यदि नैतिकता की बात आती है और संविधानिक नैतिकता की बात आती है, तो संविधान कहता है कि जब इस सभी महिलाएं एक समान हैं, तब फिर मुस्लिम महिलाओं को इस धारा से क्यों वंचित रखा जा सकता है। इसलिए यहां पर मुस्लिम महिलाओं को भी भरण पोषण का अधिकार दिया। और आज के वर्तमान परिवेश में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक करार तो दिया ही था, और भारतीय संसद ने इसे कानून बनाकर 3 तलाक की प्रथा को, शरिया कानून की प्रथा को निरस्त कर दिया। तो आज के डेट में ना यहां पर सीआरसीपी की धारा 125 मुस्लिम महिलाओं पर लागू होता था, लेकिन पहले यह मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होता था। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल के। पहला तो समझ गए विधि के शासन में कि रूल ऑफ लॉ में सभी के लिए एक कानून है। संवैधानिक नैतिकता का एक बेस्ट एग्जाम्पल यहां पर शाहबानो केस रहा। दूसरा केस मैं एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूं, केशवानंद भारती वर्सेज केरलवाद। दूसरा केस क्या है जी? संवैधानिक नैतिकता का दूसरा केस पर चर्चा करते हैं। तो यहां पर दूसरा केस लिखते हैं, केशवानंद भारती केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केरलवाद या केरल राज्य केस। तो केशवानंद भारती वर्सेज केरलवाद केस, यहां पर संवैधानिक नैतिकता पर यहां पर भी प्रश्न उठते हैं। यदि इस केस की चर्चा की जाए, केशवानंद भारती वर्सेज केरलवाद केस की चर्चा की जाए, मैं इसको लिखवाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, एकदम लिखवाऊंगा। मैं पहले केस को समझा दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसको विधिवत लिखवाऊंगा, ठीक है ना। तो केशवानंद भारती वर्सेज केरलवाद में यहां पर संवैधानिक नैतिकता के पक्ष में क्या तर्क दिए गए। तो संवैधानिक नैतिकता के पक्ष में ना इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक नैतिकता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने संसद को मर्यादित कर दिया। संसद को संविधान संशोधन के मामले में क्या किया जी, मर्यादित कर दिया। मर्यादित ये लिमिट में ला दिया, मर्यादित कर दिया, यानी कहा कर दिया। अब क्या कहा मर्यादित में, क्या मर्यादित किया। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को मर्यादित कर दिया कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत ढांचों में संशोधन नहीं कर सकते हैं। क्या मर्यादित किया जी, मूलभूत ढांचों में परिवर्तन से मनाही। मूलभूत ढांचा में परिवर्तन पर रोक, यानी मूलभूत ढांचों के परिवर्तन पर रोक लगा दिया कि संविधान में अगर चाहे तो संसद को संशोधन करने की अधिकार प्राप्त है, लेकिन यहां पर ना यह मूलभूत ढांचों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि मूलभूत ढांचा क्या है। मूलभूत ढांचा क्या है, तो मूलभूत ढांचों का डिफाइन करने का, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार
उच्चतम न्यायालय के पास में है। किसके पास में है जी? संविधान की व्याख्या करने का पावर जो है वो भारत में उच्चतम न्यायालय के पास में है। तो उच्चतम न्यायालय समय समय पर इसकी व्याख्या करते रहेगी कि मूलभूत ढांचा क्या है। ऐसे मैं आपको सामान्य तौर पर मूलभूत ढांचा बता दूं कि जो नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं करे वही मूलभूत ढांचा है। मूलभूत ढांचे के पक्ष में एक बार और छोटे से शब्द में एज फॉर एग्जांपल आपको समझने के लिए बता दूं, क्योंकि मूलभूत ढांचा जो है ना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा थ्योरी है जो कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसकी व्याख्या करते रहेगा कि मूलभूत ढांचा क्या है। लेकिन आपको समझाने के लिए बता देते हैं कि मूलभूत ढांचा क्या है। तो आप यहां पर मूलभूत ढांचा देख लीजिए, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, इस तरह के जो फंडामेंटल राइट्स बोल सकते हैं हम लोग समझने के लिए, उस सिद्धांतों पर कहीं भी परिवर्तन नहीं करने का, माने परिवर्तन करने से मना ही करता है, परिवर्तन न करने का नसीहत देता है। अब मैं एक और केस चल रहा हूं, तीसरा केस है सबरीमाला केस। तीसरा केस क्या देखेंगे जी? तो तीसरा केस, थर्ड केस को देखते हैं, सबरीमाला केस। मैं संवैधानिक नैतिकता को लिखवाऊंगा दोस्त, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं बोल बोल के लिखवाऊंगा। सबरीमाला केस, सबरीमाला केस। अब सबरीमाला केस क्या है, सबरीमाला विवाद क्या है, या सबरीमाला केस या विवाद लिख लीजिए, विवाद ज्यादा अच्छा लगता है। सबरीमाला विवाद क्या है? तो सबरीमाला जो है ना एक मंदिर है जो केरल में भगवान अयप्पा की एक मंदिर है। अब ये भगवान अयप्पा कौन है, केवल जानने के लिए आप लोग को बता दें कि भगवान अयप्पा के विषय में ऐसा कहा जाता है कि विष्णु और शिव के मानस पुत्र के रूप में इन्हें माना जाता है, या भगवान विष्णु और शिव के पुत्र के रूप में केरल की आस्थाएं हैं। मतलब कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो भी आस्थाएं हैं, तो वहां पर यहां पर कहा गया कि 12 वर्ष से 45 वर्ष की महिलाएं, 12 वर्ष से 45 वर्ष की महिलाएं, 45 ईयर्स, 12 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष की महिलाओं को मंदिर में, महिलाएं जो है यह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। यह परंपरा थी, हमारे यहाँ परंपरा है। मैंने संविधानवाद में परंपरा, मान्यता, रीति रिवाज सबकी चर्चा किया था। क्या है संविधानवाद में, मैंने मान्यता, परंपरा, रीति रिवाज, आस्था, इन सब पर चर्चा किया था। उस वर्ड पर आज नहीं जाएंगे जो पिछले क्लासों में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो यहां पर बोले कि 12 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को ना मंदिर में प्रवेश जो था ना वो वर्जित था। तो यहां पर ना संवैधानिक नैतिकता को ध्यान में रखते हुए मान्यता पर ना संवैधानिक नैतिकता को वरीयता दिया। यानी कहा गया कि जब राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है, इक्वालिटी है, तो यहां पर लैंगिक समानता यदि है तो फिर जब पुरुष घुस सकता है तो महिला क्यों नहीं? तो सबरीमाला केस में ना यहां पर संवैधानिक नैतिकता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा। सबरीमाला विवाद संवैधानिक नैतिकता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा, जिसमें कि यहां पर ना सामाजिक नैतिकता के सामने सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता को ज्यादा महत्व दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सामाजिक नैतिकता के, सामाजिक नैतिकता के अनुपात में संवैधानिक नैतिकता की अपेक्षा, सामाजिक नैतिकता के अपेक्षा संवैधानिक नैतिकता को महत्व दिया। संवैधानिक नैतिकता को क्या किया? ज्यादा महत्व दिया गया। संवैधानिक नैतिकता को वरीयता दी गई, वरीयता, वरीयता दी गई सबरीमाला केस में। यहां पर की जो सबरीमाला केस है इसमें क्या किया गया कि वरीयता दिया गया किस पर? सामाजिक नैतिकता के अलावे संवैधानिक नैतिकता पर को वरीयता दिया गया। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि 3 गो मैंने आपके सामने केस रखा, तो तीनों केस को मैंने यहां पर डिफाइन किया। एक तो मैंने केस रखा शाहबानो केस का, दूसरा रखा
केशवानंद भारती केस का, तीसरा मैंने रखा सबरीमाला केस का। तो तीनों केस में आप देखे होंगे कि सामाजिक नैतिकता के अपेक्षा यहां पर किसकी वरीयता दी गई, तो संवैधानिक नैतिकता की वरीयता दी गई, संवैधानिक नैतिकता को ज्यादा महत्व दिया गया। सबरीमाला विवाद में भी यही बातें हुई, अयप्पा मंदिर के सामने भी। तो कुल मिलाकर के अब हम लोग लिखते हैं संवैधानिक नैतिकता है क्या। तो अब हम लोग यहां पर केस को समझ गए। अब क्या मैं लिखवा दूं, आप लोग का साथ साथ नोट्स बनना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक को हमने पहले भी बोला है कि इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हैं, कि क्योंकि 2018 और 2025 में प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम लोग संवैधानिक नैतिकता को नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं संवैधानिक नैतिकता। हालांकि इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल तो मैंने पहले पीछे दे चुके हैं कि संवैधानिक नैतिकता क्या है। तो मैंने बताया है कि संविधान के मूल्यों और संविधान के सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखना संवैधानिक नैतिकता है। लेकिन बीपीएससी में क्या इसका अर्थ पूरा हो जाएगा, तो नहीं। तो चलिए हम लिखते हैं संवैधानिक नैतिकता। तो लिख लिए संवैधानिक नैतिकता से बोल रहे हैं, आप लोग लिखते जाइएगा संवैधानिक नैतिकता का आशय, संवैधानिक नैतिकता का आशय संविधान के मूल सिद्धांतों, संविधान के मूल सिद्धांतों, संवैधानिक नैतिकता का आशय संविधान के मूल सिद्धांतों एवं मूल्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखना, एवं मूल्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखना, निष्ठा बनाए रखना। मैं एक बार फिर से यहां पर पढ़ दे रहा हूं, संवैधानिक नैतिकता का आशय संविधान के मूल सिद्धांतों एवं मूल्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखना, जिसमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों, जिसमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों, अब लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है जी, तो समानता, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, न्याय, बंधुत्व को शामिल करना है, शामिल करना है। संवैधानिक नैतिकता का आशय क्या है कि संविधान के मूल्यों या सिद्धांतों के प्रति निष्ठा बनाए रखना तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व को शामिल करना है। इस चीज को क्या बोलते हैं जी, संवैधानिक नैतिकता बोलते हैं। इसके अलावा यहां तक तो हो गया शामिल करना है। इसके अलावा पैराग्राफ चेंज करके, इसके अलावा सरकार विधि के अनुसार, विधि यहां सर्वोच्च विधि कौन सा है, संविधान है। सरकार विधि के अनुसार शासन कार्य को चलाए, शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाए। मैंने बताया कि इसके अलावा सरकार जो है विधि के अनुसार शासन व्यवस्था को क्या करे, सुचारू रूप से सरकार जो है संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था को चलाए। ये नहीं कि सरकारें जो हो वो संविधान का उल्लंघन करे, उसे विधि का शासन नहीं बोला जाएगा। आप इस बात को लिखिएगा कि आगे चल करके मैं बोल रहा हूं या लिख दूं। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में संवैधानिक नैतिकता की चर्चा नहीं की है।
हालांकि हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में संवैधानिक नैतिकता की चर्चा नहीं की है। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में संवैधानिक नैतिकता का वर्णन नहीं किया है, किंतु संविधान सभा में संवैधानिक नैतिकता पर चर्चा करते हुए कहा है कि अब क्या कहा है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता पर चर्चा करते हुए क्या कहा है। तो संवैधानिक नैतिकता पर चर्चा करते हुए उन्होंने क्या कहा है, इस चीज को मैं लिखवा रहा हूं। यहां तक हो गया। संवैधानिक नैतिकता पर चर्चा करते हुए उन्होंने क्या कहा। आगे लिखे, संवैधानिक नैतिकता पर चर्चा करते हुए कहा कि यदि संवैधानिक नैतिकता का पालन नहीं होगा, नैतिकता का पालन नहीं किया गया तो संविधान महत्वहीन हो जाएगा। महत्वहीन हो जाएगा। संविधान महत्वहीन हो जाएगा, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अब सोच लीजिए कि इतना बड़ा बात कहे थे संवैधानिक नैतिकता के संबंध में, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि जब अंबेडकर साहब इतनी बातों को जानते थे, मैं बोर्ड को खाली कर दे रहा हूं, अंबेडकर साहब जब इस बात को जानते थे, आप लोग लिख लीजिए पहले, हो गया। आगे इस पर चर्चा करें। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जब अंबेडकर साहब इस बात को जानते थे कि संवैधानिक नैतिकता इतना महत्वपूर्ण है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि इन्होंने संविधान में इसका वर्णन क्यों नहीं किया। मैंने इस लाइन को लिखा है कि संवैधानिक नैतिकता का वर्णन नहीं किया गया है, तो क्यों नहीं किया। तो मैं बताया कि हर बातों को वर्णन, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हर बातों का वर्णन करना जरूरी नहीं है। जैसे जैसे
लोग मेच्योर होते जाएंगे, जैसे जैसे लोग समझते जाएंगे, वैसे वैसे वे लोग अपने आप को समझ करके उसके महत्व को समझते जाएंगे। यदि हर चीज लोगों को बाध्यकारी बना दिया जाए तो वह संविधान को तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन धीरे धीरे लोग उसमें एडॉप्ट करते जाएंगे, उसको पालन करते जाएंगे, तो उनके लिए इजी हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं, बीपीएससी का बैच है इसलिए मैं पटना का एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं कि हम लोग के पास में दो बातें हैं। यदि हम लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो सीट बेल्ट लगाना या हेलमेट लगाना, इसको हम लोग क्या मानते हैं? इसको बाध्यकारी मानते हैं कानून से। लेकिन बाध्यकारी इसलिए है कि पुलिस उस पर फाइन करती है, हेलमेट फाइन, सीट बेल्ट फाइन होता है। लेकिन बताइए कि सीट बेल्ट और हेलमेट हम लोग खुद के लिए लगाते हैं, सरकार के फाइन के लिए लगाते हैं? खुद के लिए लगाते हैं। तो जैसे जैसे इसको एडॉप्ट कर लेंगे तो धीरे धीरे आपको फाइन देने की जरूरत नहीं होगी। तो कुछ समय तक लोगों को गैपिंग देना जरूरी है, इसलिए नैतिकता को यहां पर कहीं बल नहीं दिया गया। नैतिकता में मैंने चर्चा किया था समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। ये धीरे धीरे आपसी भाईचारा, अंग्रेज इतना फूट डालो और शासन करो का बातें कर दिया था, फूट इतना डाल दिया था कि हम लोग जब तक इसमें बंधुत्व भाईचारा आपस में नहीं अपनाएंगे, समानता स्वतंत्रता को नहीं बना लेंगे, तब तक हम लोग को अगर थोप दिया जाए ना तो केवल फाइन देने वाली बात होगी। और डेली व डेली हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए टकराव करेंगे, संविधान के साथ डायरेक्ट टकराते रहेंगे। तो अंबेडकर साहब का एक कहीं सोच नहीं था कि हम लोग संविधान के साथ टकराएं। हम लोग संविधान को बाध्यकारी रूप से न माने, स्वेच्छा से अपना ले। मतलब ये नहीं है कि 284 मेंबर जो अपनाए थे 26 नवंबर को, उतने लोग अपनाए। हम लोग पूरे भारत की जनता इसको स्वेच्छा से अपनाए, इस तरह का हमारा संविधान हो। इसलिए इन्होंने इसका वर्णन नहीं किया, लेकिन संवैधानिक नैतिकता पर बहुत ही बड़ा बल दिया गया, जो अप्रत्यक्ष रूप से बल दिया गया था। अब हम चलेंगे संवैधानिक नैतिकता के कुछ तत्वों पर चर्चा करेंगे और उस पर डिबेट कर लेते हैं। तो चलिए, संवैधानिक नैतिकता के कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आते हैं, अगला पेज को लिया जाए तो यहां पर क्या है? संवैधानिक नैतिकता। ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता पर ना हम अब यहां पर इतने लिखने के बाद 6 गो पॉइंट देंगे। अब 6 पॉइंट को केवल हम पॉइंट बता दे रहे हैं, उसका एक्सप्लेन समझा दे रहे हैं। एक्सप्लेन को आप लोग धीरे धीरे लेक्चर के माध्यम से लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला है विधि का शासन। संवैधानिक नैतिकता में क्या है जी? विधि का शासन। विधि का शासन पहला, इसमें क्या रखेंगे? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। संवैधानिक नैतिकता में सबसे पहला मैंने बोला कि विधि का शासन। तो विधि के शासन में मैंने इस बात को पहले बता चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं। विधि का शासन का मतलब यह हो गया कि हमारे यहाँ सर्वोच्च विधि कौन सा है? संविधान है। और संविधान यहाँ पर जाति, धर्म, लिंग, मजहब इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव करने की आजादी नहीं देता है। तो विधि के शासन के अनुसार मैंने यहां पर 3 केस आपको समझाए हैं। रूल ऑफ लॉ में मैंने 3 केस आपको समझाए हैं। केस नंबर 1 विधि के शासन में मैंने समझाया है, यहां पर लिखूंगा नहीं, मैं बोर्ड को पीछे करके दिखा दे रहा हूं कि विधि के शासन माने कानून के अनुसार सभी लोग क्या है? समान है। तो मैंने विधि के शासन में मैंने 3 बातें बताया था। पहला केस समझाया था शाहबानो केस। तो शाहबानो केस पर हम लोगों ने चर्चा करते हुए इस केस को समझाया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 44 के अकॉर्डिंग, यहां पर सीआरपीसी की धारा 125 कहता है, सुप्रीम कोर्ट इस बात का जिक्र करता है कि यहां पर लैंगिक आधार पर कोई महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो फिर मुस्लिम महिलाएं और हिंदू महिलाएं दोनों तो एक ही लिंग से हैं, तो उसके आधार पर क्यों भेदभाव होगा? यहां पर शरिया कानून कहता था कि मुस्लिम महिलाएं जो है वह तलाकशुदा महिलाएं अपनी भरण पोषण की अधिकारी नहीं होंगी, जबकि हिंदू महिलाएं भरण पोषण की अधिकारी होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सीआरपीसी की धारा 125 के अनुसार इस बात को कह दिया, इस बात को सिरे से शरिया कानून को खारिज कर दिया, यानी सामाजिक नैतिकता को खारिज करके संवैधानिक नैतिकता को महत्व दिया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं या भारत की ईसाई महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं हैं, पारसी महिलाएं हैं, बौद्धिस्ट महिलाएं हैं, किसी धर्म की महिलाएं हैं,
वो भारतीय संविधान से ऊपर नहीं है, इसलिए वो भरण पोषण की अधिकारी होंगी। यह विधि का शासन का पहला नमूना आप लोग एग्जाम्पल दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल विधि के शासन में आपको देना है केशवानंद भारती वर्सेज केरल केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय में यहां पर संविधान संशोधन को मर्यादित किया है, और संविधान संशोधन को इस रूप में मर्यादित किया है कि आप इस केस को लिखिएगा कि संविधान संशोधन के इस रूप में मर्यादित किया है कि संविधान संशोधन करने का अधिकार संसद के पास में है, लेकिन उसके मूलभूत ढांचों को वह बदल नहीं सकता है। ये बातें क्लियर हो गई, दोनों बातें। तीसरा केस का एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि यहां पर जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी कानून के नजर से सभी लोग समान हैं। और तीसरा केस मैंने बताया था सबरीमाला विवाद। तीन केस का आंसर सब्सिएंट है। सबरीमाला केस में भगवान अयप्पा के मंदिर में, जो भगवान अयप्पा शिव और विष्णु के पुत्र के रूप में समझे जाते हैं, जो केरल का एक प्रसिद्ध मंदिर है, धार्मिक आस्था का केंद्र है, वहां पर सामाजिक नैतिकता यह कहता है कि 12 से 45 वर्ष की महिलाएं, 12 से 45 वर्ष की महिलाएं आपको वहां पर नहीं जा सकती है सबरीमाला मंदिर में। उसको जाने के लिए प्रतिषेध था। अब आप समझते हैं कि जिस महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं, उस महिलाओं को जाने से प्रतिबंधित किया गया था। ये सामाजिक नैतिकता थी। लेकिन यहां पर कहा कि जब समानता को देखा जाता है, आर्टिकल 14 का उल्लेख करते हुए उसने बोला कि जब यहां पर समानता का अधिकार देखा जाता है, तो यहां पर संवैधानिक नैतिकता की अपेक्षा, सॉरी, सामाजिक नैतिकता की अपेक्षा संवैधानिक नैतिकता को अधिक महत्व दिया, और इस बात को कहा कि यहां पर सभी लोग समान हैं तो जा सकते हैं। ये बात हो गया क्लियर कि विधि के शासन में मैं आपको तीन चीजों पर चर्चा कर दिया। दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो संवैधानिक नैतिकता का दूसरा पॉइंट है समानता का अधिकार। दूसरा पॉइंट क्या है जी? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। तो यहां पर हम यदि राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 छोड़ देते हैं। यहां पर एग्जाम्पल जो होगा 15, 16, 17 और 18, 15 से 18 आर्टिकल तक हम लोग इस पर चर्चा करेंगे समानता के अधिकार में। तो समानता के अधिकार में यदि इन आर्टिकलों की चर्चा करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर समानता। जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर समानता। लाइन क्लियर हो गया? यदि इसकी दूसरी बात कहते हैं तो अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरी में समानता। आप देखिएगा कि मैं सबका एग्जाम्पल भी चाहूं तो दे दूं, लेकिन वर्ड लिमिटेशन के अनुसार ही आप लोग को लिखना है। अनुच्छेद 15 में मैं फिर से एक बार धीरे धीरे बोल रहा हूं कि आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, वीडियो को पुश करके, रोक करके, कि जाति, धर्म, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर समानता। यानी हमारे अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर भारत के नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आपको संवैधानिक नैतिकता की बातें होती है। अनुच्छेद 16 में कहता है लोक नियोजन में समानता, यानी जो नियोजन होते हैं, नौकरियां दी जाती है, तो उसमें समानता का बात कहा जाता है। यदि किसी जाति का व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि हमारे बिहार जैसे स्टेट में कहा जाता है सामान्य रूप से कि जो लोग ब्राह्मण है वही मंदिर का पुजारी बन सकते हैं। लेकिन अगर सेना में पुजारी की वैकेंसी निकलती है, मंदिरों के पुजारी की वैकेंसी निकले, या कहीं भी जो ट्रस्ट है, न्यास बोर्ड है, वहां पर पुजारी की वैकेंसी निकले, और जो उसके कोरम को फॉरफिल करता है, जो शास्त्री का, आचार्य का, जो संस्कृत का डिग्री होता है पुजारी का, अगर वो डिग्री को रखता है, उसमें जहां पर प्रतिस्पर्धाएं होती है, जहां पर प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो वहां पर माने जाति के आधार पर उसको रोका नहीं जा सकता है। बहुत सारे लोग ना, हिंदू लोग भी उर्दू के टीचर है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम उर्दू का टीचर बनेगा, ऐसा नहीं है कि संस्कृत का टीचर ब्राह्मणे बनेगा। किसी जाति के लोग जो संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए हैं वो बन सकते हैं। यह संवैधानिक नैतिकता का एग्जाम्पल हुआ।
अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 कहता है, यानी अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अन माने नहीं और टच माने छूना, जो छुआछूत का अंत कर दिया गया। यहां तक कि संविधान की धारा 17 के अनुसार, माने सॉरी, आईपीसी की धारा 17 के अनुसार, धारा अनुच्छेद 17 में भी और आईपीसी की धारा 17 में भी अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध 1955 में घोषित कर दिया गया। आप किसी को अछूत नहीं मान सकते हैं। यह संवैधानिक नैतिकता का एग्जाम्पल हुआ। और उपाधियों का अंत कर दिया। पहले आप देखते थे कि जो कुछ लोग विशेषाधिकार मिले थे शेख चौधरी चौहान को, इन उपाधियों का अंत कर दिया गया। और यहां पर देखा गया कि इसके अनुसार जो भारत के सम्मानित होते हैं, भारत रत्न पुरस्कार भी दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 से। तो ये आपको संवैधानिक नैतिकता का एग्जाम्पल हुआ, मौलिक अधिकार। उसके बाद से यदि बात करते हैं सामाजिक न्याय, तीसरा क्या हो गया जी? तीसरा मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय क्या है? तो आपके पास एक बातें आती है, सामाजिक न्याय क्या है? तो सामाजिक न्याय का बहुत सारा एग्जाम्पल आपके पास में मिलेगा कि सामाजिक न्याय क्या है। तो खास करके मतलब कि सामाजिक न्याय का मतलब ये हो गया कि एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी बच्चे और महिलाओं के साथ भेदभाव न हो, इसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। सामाजिक न्याय का एग्जाम्पल यदि माना जाए तो लोहिया का समाजवादी सिद्धांत, जेपी का समाजवादी सिद्धांत, या जेपी का समाजवादी सिद्धांत तो बिहार की आधारभूत संरचना है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि यहां पर मतलब कि एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल, एसटी, ओबीसी, महिला एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को यहां पर ना कोई भेदभाव ना हो, इस सामाजिक न्याय की बातें होती हैं। अब मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल सामाजिक न्याय का प्रस्तुत कर रहा हूं। यहां पर एक बातें आती है आरक्षण का, मैं यहां मिटाऊंगा, लिख करके मिटा दूंगा, या पेज ने एक नया ले रहा हूं। यदि आरक्षण की बात आती है, किसका, फिर मैं पिछले पेज पर आऊंगा। आरक्षण, आरक्षण का तो नाम एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, रिजर्वेशन। तो आरक्षण भारत में ना मोटा मोटी 49.5% है, जिसमें कि ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लास को ना 27% रिजर्वेशन है, एससी को ना 15% रिजर्वेशन है, एसटी को ना 7.5% रिजर्वेशन है। टोटल जोड़िए तो कितना होगा? हमको लगता है कि यही होगा, 49.5% होगा। ये भारत में रिजर्वेशन का यही क्राइटेरिया है। लेकिन कुल मिला के यहां पर कहा जाता है कि रिजर्वेशन जो दिया जाता है ना, शैक्षिक आधार पर दिया जाता था और सामाजिक आधार पर। रिजर्वेशन का बेस क्या था, आरक्षण का बेस क्या था जो 49% था? शैक्षिक, शैक्षिक और सामाजिक, शैक्षिक और सामाजिक आधार पर रिजर्वेशन की बातें कही गई थी। जो 49% रिजर्वेशन की बातें आप लोगों ने देखा है, सुना है, समझा है। क्लियर? अब आपके पास आता है कि अभी देखिएगा सामाजिक न्याय का बोले कि सर यहां पर तो आप एग्जाम्पल दे दिए हैं सामाजिक न्याय कि सामाजिक न्याय में सबके साथ समान की बात कहते हैं। तो इसमें तो हम लोग क्या नया बताए? तो यहां पर अब नया बताने वाले हैं कि सामाजिक न्याय में यहां पर कहीं आर्थिक वर्ड नहीं जुड़ा था, लेकिन संविधान के 103वां संविधान संशोधन हुआ। उस संविधान का कौन संशोधन हुआ? 103, 103वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन हुआ। तो इस संविधान संशोधन के अंतर्गत ना ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को अलग से 10% रिजर्वेशन की बात कही गई है या नहीं कही गई है? आप बताइए कि कही गई है या नहीं कही गई है? जब भाई कही गई है इस बात को, तो आप किसके अनुसार कही गई है? ये कहीं संविधान में वर्णन है? नहीं। इसी को कहते हैं संवैधानिक नैतिकता। क्लियर हुआ? तो तीसरे पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं है। संवैधानिक नैतिकता यानी सामाजिक न्याय आप समझ सकते होंगे, यानी इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। इस डाटा को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोर्ड छोड़ के हट गया हूं। आपको संवैधानिक नैतिकता का एग्जाम्पल मैं फिर पिछले पेज में आऊंगा।
आइए संवैधानिक नैतिकता के अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो संवैधानिक नैतिकता का अगला पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट को देखते हैं। चौथा पॉइंट में हम लोग रख लेते हैं संवैधानिक नैतिकता में कि कानून की उचित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया, किसी को दिक्कत? चौथा पॉइंट रख लेते हैं कानून की उचित प्रक्रिया। यानी कुल मिला के ऐसा कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो कानून बनाई जाए वह कानून कैसा बने? तो निष्पक्ष। यहां पर अगर कानून की निष्पक्षता की बात करती है तो आप देखे होंगे कि न्याय तभी हो सकेगा, हमारा प्रियम्बल भी 3 तरह की न्याय की वकालत करता है। कौन कौन से न्याय का? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बातें करता है। कौन कौन जस्टिस की बातें करता है? कानून की उचित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया यानी न्यायिक समानता। तो क्या मैं पेज को फिर से एक बार बदल लूं? ये पॉइंट को लिख लिया, चौथा पॉइंट, पहला, इसको रख देते हैं दूसरा, पेन बदलेंगे तो उसको तीसरा लिख देंगे, इसको चौथा लिख देते हैं, कानून की उचित प्रक्रिया। तो हमारे पास ना 3 प्रकार की न्याय के उल्लेख किए गए हैं। कितने प्रकार के न्याय के उल्लेख किए गए हैं? 3 प्रकार के भारत में ना न्याय के उल्लेख किए गए हैं। 3 प्रकार के न्याय के उल्लेख में आपको बता देते हैं कि न्याय, तो न्याय कितने प्रकार के हैं? सामाजिक, आर्थिक, तीसरा क्या हो गया? राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के यहां पर न्याय की वकालत की गई है। यानी समाज में किसी के साथ भेदभाव न हो, चाहे वह अगड़ा जाति का हो या पिछड़ा जाति का, चाहे वह किसी धर्म का हो, यहां तक कि पुरुष और महिलाओं के साथ जबरदस्ती न हो। इसलिए महिला सुरक्षा कानून बनाए गए हैं। और महिला सुरक्षा कानून की क्या जरूरत है जब सबको समानता संविधान दे ही दिया? तो ये सामाजिक नैतिकता का पार्ट है महिला सुरक्षा कानून। यहाँ पर एससी एसटी थाना जो है ये क्यों बनाए गए हैं? एससी एसटी की सुरक्षा के लिए क्यों बनाए गए हैं? ये सामाजिक नैतिकता का पार्ट है। यहाँ पर रिजर्वेशन जो मैंने अभी चर्चा किया, आर्थिक आधार पर क्यों दिए गए? आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन को, ईडब्ल्यूएस को मान्यता क्यों दिया गया? ये सामाजिक नैतिकता का पार्ट है। और यहां पर राजनीतिक न्याय क्यों दिया गया? कि समाज के हर वर्गों के लोगों का प्रभुत्व होगा तो ही समाज का विकास हो सकेगा। इसलिए यहां पर सामाजिक नैतिकता की बात कही गई। अगर इसके आगे चलते हैं तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो 5वां पॉइंट हमारे पास क्या आता है? तो 5वां पॉइंट आता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। इस सामाजिक नैतिकता का 5वां पॉइंट क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है जी? व्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। एक अधम से अधम व्यक्ति और एक छोटे से छोटा बालक अपने ऊपर किसी का नियंत्रण प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करता है। तो इसी को क्या कहते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं। तो यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ना आपको सबसे बड़ी बात आती है जिसको कि राइट टू लाइफ के नाम से जानते हैं। यानी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हम लोग किसका जिक्र करेंगे? आर्टिकल 21। अब इसमें फंडामेंटल राइट के जितने पार्ट है उसको पूरे के पूरे आर्टिकल 21 में समाहित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी आपको जीवन जिंदगी जीने का अधिकार प्राप्त है। यह सामाजिक नैतिकता का पार्ट है। आपको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है। यह संवैधानिक नैतिकता का पार्ट है। संवैधानिक नैतिकता में ही आता है खुली हवा में सांस लीजिए, नहीं तो अगर ज्यादा पोल्यूशन की स्थिति बन गई है तो आप इस पर केस कर सकते हैं। अभी हाल ही में बिहार में एक सर्वे चल रहा था, मैंने विज्ञप्ति देखा था एक अखबार में, शायद हिंदुस्तान या भास्कर अखबार में देखा था कि कोई टाइल्स पुदार टाइल्स वाले थे,
उन्होंने कहा था कि एक ऐसा कानून बनाने की बात कहे थे कि आकर के जो लोग चाहते हैं सुझाव दे दे कि डीजे जो होते हैं, जो डीजे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा दिया है कि तेज लाउड स्पीकर या तेज साउंड में नहीं बजा सकते हैं। लेकिन आज भी इतने होने के बाद भी जो स्थानीय थाना है या जो नियम है या इसके रोकने वाले पदाधिकारी है, आज भी बिहार जैसे राज्यों में निष्क्रिय नजर आते हैं। यदि वे निष्क्रिय नजर आते हैं तो इससे डॉक्टरी सलाह है कि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग की समस्याएं ज्यादातर इससे देखने को मिलती है। तो इसके लिए कहीं बातें मेंशन नहीं किया गया है, तो इसके लिए ऐसा क्यों ना कानून बने कि वह डीजे के लिए लाइसेंस दे कि इससे यदि ज्यादा होगा तो उसको फाइन देना पड़ेगा। जैसे कैसे आप देखते हैं कि हेलमेट नहीं लगाइएगा तो आपको फाइन देना पड़ता है। तो संवैधानिक नैतिकता का ही पाठ है कि क्या है, खुली हवा में सांस लेने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, भारत में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, भारत में कहीं भी व्यापार करने का अधिकार, कहीं भी आपको रोड पर चलते जीविका का अधिकार है, जिसमें ठेला खुमसा कहीं भी लगाते चलते हैं। अब पटना जंक्शन पर देखिएगा कि जितने पटना जंक्शन पर ठेले लगे हैं सब में चक्का लगल है, सब में चक्का लगा हुआ है। क्योंकि जब होगा ना, वो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग चल रहा है। वो लोग बहुत चालाक हो गए हैं, क्योंकि फिक्स दुकान होगा तो हट जाएगा, लेकिन चक्का लगल है तो कह रहे हैं कि हम बेच रहे हैं, रास्ता पर बेचते हुए जा रहे हैं, भले वहां पर अस्थायी दुकान लगाया है। ये संवैधानिक नैतिकता का ही पाठ है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो संवैधानिक नैतिकता का एक और पार्ट ले लेते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी, छठवां पॉइंट क्या हो गया? अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी। तो आपको कोई भी बात, अपना विचार को अभिव्यक्त करने की आजादी है। आर्टिकल 19 आपको यह अधिकार देता है कि आप अपने बात को कहिए, लेकिन आप ऐसा कोई बात को नहीं कह सकते हैं। संविधान हमारे यहां बहुत स्वेच्छाचारी के अलावा बाध्यकारी भी है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप वैसे कोई भी अभिव्यक्त बातों को नहीं कर सकते हैं जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा दे। इस बात को देख लीजिएगा, अभिव्यक्ति की आजादी में इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कहीं भी इस बात को नहीं कर सकते हैं कि मतलब कि किसको ऐसे बोल सकते हैं कि एकता और अखंडता यानी शांतिपूर्ण व्यवहार को कहीं भंग करें। यानी आपको सभा जुलूस करने की आजादी है, अपने विचार को रखने की आजादी है। इसी अभिव्यक्ति की आजादी जो भारत में मिली है, इसी के अनुसार सरकार के शासन के अंदर में रह करके सरकार के विरोध लिखने की आजादी है, सरकार के विरोध बयान देने की आजादी है। भारत ही देश ऐसा है, भारत का ही संविधान ऐसा मजबूत है। तो सरकार के अंडर गाइडेंस में रह करके सरकार के नीतियों की आलोचना करने का अधिकार जो है ना, यही क्या है? संवैधानिक नैतिकता है। यानी सरकार के अंडर गाइडेंस में रह करके सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रमों की आलोचना करना क्या है? संवैधानिक नैतिकता इसी को कहते हैं। ये संवैधानिक नैतिकता है। अब संवैधानिक नैतिकता पर और मैं एक दो को केस बता दे रहा हूं। 3 केस तो मैंने बताया था, वहां से हम लोग यहां पर संवैधानिक नैतिकता को फॉरफिल कर लेंगे, लेकिन एक दो केस पर और चर्चा कर देते हैं। वो केस कौन सा है? तो समलैंगिकता एक बड़ा मामला है। समलैंगिकता एक बड़ा मामला है। इसको नहीं भी लिखिएगा तो यहां पर आपका आंसर सफिशिएंट हो गया। अब मैंने संवैधानिक नैतिकता को यहां पर समाप्त कर दिया। लेकिन आप मान लीजिए कि 3 गो एग्जाम्पल दिए हैं और उस एग्जाम्पल से आप भूल जाइए, तब कहिएगा कि सर अब तो भूल गए, तो 2 ही एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या नंबर उतना मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा नंबर, आपके लिखने के तौर तरीके पर है। इस तरह से पॉइंट दे करके आप 6 पॉइंट को समझा करके एग्जाम्पल मैंने जो बताया है उसको वीडियो को पुश करके धीरे धीरे तो मैंने लिखवाया भी है, और उसको वीडियो को रोक रोक करके आप इसको लिख सकते हो। तो चलिए, एक है नाज फाउंडेशन वर्सेज केरल के, सॉरी, नाज फाउंडेशन वर्सेज दिल्ली सरकार केस। नाज फाउंडेशन का केस जो आया था, इस बात को देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इस केस को। अब ये केस को तो नहीं पढ़ाना चाहते थे, लेकिन फिर भी क्या करें, एक केस है तो इसको पढ़ा लेते हैं। 3 गो एग्जाम्पल दिए थे, चौथा एग्जाम्पल है नाज फाउंडेशन।
नाज फाउंडेशन वर्सेज दिल्ली सरकार। एक केस कब आया था? एक केस आया था 2009 में। अब ये केस पर बहुत बड़ा अच्छा है, यह केस जो है ना, संविधान कहता है इस केस में कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 का तर्क देता है। किस अनुच्छेद का तर्क देता है? आर्टिकल अनुच्छेद 14, 19 और 21 का तर्क देता है। यह केस किससे है? समलैंगिकता से। इतना बात को आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम बता रहे हैं कि नाज फाउंडेशन का केस क्या है। तो नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार के केस में यह बात उभर के सामने आई कि यदि दो व्यक्ति है, अगर समलैंगिक, अगर उनकी समलैंगिकता के मामले उठते हैं तो समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। लेकिन उसके लिए क्या कहा? वयस्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? सॉरी, उसके लिए क्या होना चाहिए? एडल्ट होना चाहिए, उसके लिए वयस्क होना चाहिए। बात समझ गए ना? इस केस में कहा कि दो अगर वयस्क व्यक्ति हो, वह आपसी समलैंगिकता के आधार पर इस कृत्यों को संवैधानिक अपराध से, इसको अपराध से बाहर कर दिया। लेकिन इसके लिए 3 कंडीशन दिया। कंडीशन दिया कि दोनों का आपसी कंसर्निंग होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। दोनों का आपसी सहमति होना चाहिए। अब ये नहीं है कि दो पार्टनर रह रहे हो तो रूम बंद करके वो जबरदस्ती कहे कि हम तुमसे शादी करेंगे, ऐसी बात नहीं हो सकती है। तो इस बात को बोला कि दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? एडल्ट होना चाहिए। जो उसमें लड़का बन रहा है उसका एज मिनिमम 21 साल और लड़की का एज 18 साल, मतलब 18 प्लस होना चाहिए, जो भी है 18-21 होना चाहिए। और तीसरा होना चाहिए कि नेचर विरुद्ध नहीं होना चाहिए, प्रकृति के नेचर के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अब इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बस केवल यही जानिए कि इसको अपराध से, इस समलैंगिकता को अपराध से मुक्त कर दिया गया। एक और केस आता है समलैंगिकता के तर्ज पर। एक इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, पीटी का क्वेश्चन भी रहा है कि अनुच्छेद 24, 19 और 21 जो नाज फाउंडेशन का कोर्स मैंने क्या बोलते हैं केस है, इसको क्या कहा है? इसको कहीं ना कहीं स्वर्णिम त्रिकोण कहा है। क्या कहा है जी? स्वर्णिम त्रिकोण कहा है। ये भी प्रीलिम्स के तर्ज पर ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसको स्वर्णिम त्रिकोण कहा है। ये बातें क्लियर हो गई? उसके बाद से आपको 2018 में भी एक केस आया है। तो अगला केस, 5वां केस को देख लेते हैं 2018 का। 5वां केस देख लेते हैं 2018 का। अब एक केस को क्या बोलेंगे? तो यह केस जो है ना, नवतेज सिंह जौहर का केस है, भारत संघ। नवतेज सिंह जौहर वर्सेज भारत संघ। अभी आपके पास एक क्वेश्चन बनता है कि एक केस कब आया था? तो 2018 में। कब केस आया था? एक केस कब आया था? 2018 में। तो ये नवतेज सिंह का केस क्या है? तो इसमें कहा गया है कि संविधान के जो है ना, सॉरी संविधान नहीं बोल रहे, आईपीसी की धारा 377 को निरस्त कर दिया गया। इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 377 को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। मतलब कि समलैंगिक कृत यदि वयस्क व्यक्ति है तो उनके अपराध को ना, इसे संविधान कुकृत नहीं मानेगा, इसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो कुल मिलाकर के इसी को क्या कहते हैं? संवैधानिक नैतिकता कहते हैं। तो अब इसका निष्कर्ष क्या लिखिएगा? अब तो क्वेश्चन बन गया कि संवैधानिक नैतिकता क्लियर हो गया। अब इसके निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं। तो संवैधानिक नैतिकता का निष्कर्ष यही है कि कुल मिलाकर के
संवैधानिक नैतिकता का उद्देश्य समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को स्थापित रखने और सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाने तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना ही संवैधानिक नैतिकता है। क्लियर हो गया? संवैधानिक नैतिकता में और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहां पर जो आपका टॉपिक रहा संवैधानिक नैतिकता, यह क्या है? संविधान की मार्गदर्शिका है। संवैधानिक नैतिकता क्या है? संविधान की मार्गदर्शिका है। तो चलिए इसी शब्दों के साथ आज मैं इस संवैधानिक नैतिकता को समाप्त कर रहा हूं, इस टॉपिक को। अगले टॉपिक में हम चलेंगे संविधान की विशेषता एवं संविधान की आलोचना। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।